सो हेलो, वेलकम अगेन। तो हम लास्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में, न्यूक्लियर स्पिन और जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट में जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहाँ पे वो ये था कि किस तरीके से जो इवन न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए जो आई की वैल्यू है वो 0 आती है। फिर उसके बाद जो इवन ओड और ओड इवन है, जहाँ पे एक अनपेयर्ड प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन हो उसके लिए जो आई की वैल्यू हो 1/2 आनी चाहिए। बट हमें बहुत से न्यूक्लियाई के लिए 3/2, 5/2 भी मिलती है, 7/2 भी मिलती है। और जैसे ओड न्यूक्लियाई होते हैं जहाँ पे एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन और एक अनपेयर्ड प्रोटॉन प्रेजेंट हो, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। बट एक्चुअली वहाँ पे क्या आती है, जो वैल्यू है वो आती है, किसी के लिए 2 भी आ जाती है, किसी के लिए 3 भी आ जाती है। तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं एक न्यूक्लियर सेल मॉडल को डिस्कस करूँगा, तो जहाँ से हम मोस्ट प्रोबेबली लगभग सभी न्यूक्लियाई के लिए जो आई की वैल्यू है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या है कि जैसे न्यूक्लियर सेल मॉडल है वो इससे पहले एक और मॉडल था जिसे हम बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और इस मॉडल के थ्रू क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई थी, इस मॉडल में ये माना गया था जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होता है जो, वो लाइक एन होता है ड्रॉप ऑफ ए वाटर ड्रॉप साइड टाइप का होता है, वाटर ड्रॉप। और जिसमें जैसे और जो न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं मूव्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल इन ड्रॉप। और इस मॉडल की मदद से जो मेन जो फंडामेंटल रिजल्ट जो इसका मिला था वो था बाइंडिंग एनर्जी। जो न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं और यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो चीज़। और इस मॉडल के बाद से एक चीज़ आई थी कि जो न्यूक्लियस होते हैं 2, 8, 20, 28, जिसे हम अक्सर अपना क्या बोलते हैं मैजिक नंबर भी बोलते हैं, ये नंबर थे। यदि उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एंड नहीं और या दोनों में से मतलब कोई भी एक कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इस नंबर में से किसी भी एक वैल्यू के इक्वल है, तो वो वाला न्यूक्लियस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन जो उनके नेबरिंग न्यूक्लियाई होते हैं उनके कंपैरिजन में ये वाले जो न्यूक्लियाई वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इस नंबर को हम बोलते हैं, जो ये वाले नंबर है, जिस नंबर को हम मेनली किसके नाम से जानते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं इन्हें। तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये ऐसा इनके साथ ऐसा क्या होता है कि 2, 8, 20, 20, 8, 50, 50, ये 50, 82 है कि मैजिक नंबर की एक्सप्लेनेशन के लिए जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है वो मिला था। और इसी मॉडल के थ्रू मैजिक नंबर के साथ साथ जो स्पिन और जो उनकी पेयरिटी होती है वो भी एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ये था। तो जो इसकी बेसिक अजम्पशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि जो इतनी एक्सप्रेशंस है इसकी एक्सप्रेशंस को सोल्व करेंगे। हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि क्या चीज़ कंसीडर की गई थी और जो रिजल्ट्स है वो किस तरीके से निकले थे और रिजल्ट क्या निकले थे। तो हम इस रिजल्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव नहीं है कि हम न्यूक्लियर मॉडल सेल को पूरा का पूरा डिस्कस करें, एक एक्सप्रेशन डिस्कस, हमें सिर्फ इसका आइडिया लेना है कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, जो अजम्पशंस आती है ना इसकी, जैसे कोई मॉडल होता है तो उसकी अजम्पशंस ली जाती है। और इसके लिए जो सबसे पहली अजम्पशन थी वो क्या थी, अजम्पशन ये थी कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियॉन्स किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, जो ये न्यूक्लियस के अंदर पार्ट होते हैं, इन पार्ट्स को, जो न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। जो न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियन क्या करते हैं, सब सेल्स एंड सेल्स बनाते हैं। जिस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेल्स और सब सेल होते हैं, उसी तरीके से जो न्यूक्लियन के लिए भी क्या होते हैं, सब सेल एंड सेल्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। ये चीज़ थी पहले, जो इसके अजम्पशंस है वो अजम्पशन ये थी, ठीक है। और वैसे ही जिस तरीके से हम देखते हैं KLMN जो इलेक्ट्रॉनिक सेल होते हैं, तो उसके अंदर जैसे किसी भी सेल के लिए कुछ नंबर ऑफ फिक्स पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि पहले के अंदर 2 आ सकते हैं, सेकंड के अंदर 8 आ सकते हैं। उसी तरीके से जो ये सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सुटेबल या फिर जो फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्स क्लोज्ड विद ए सुटेबल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये दोनों के लिए बनेंगे, प्रोटॉन के लिए भी बनेंगे और न्यूट्रॉन के लिए भी बनेंगे, ठीक है। और फिर जो एक चीज़ और है, जो इनका जो जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इनके लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो ये, और जो उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके कोरेस्पोंडिंग होता है, h बार के कोरेस्पोंडिंग, यानी कि h/2 कोरेस्पोंडिंग होगा, और एक क्या होगा, h बार के कोरेस्पोंडिंग होगा ईच न्यूक्लियन के लिए। फिर इसके बाद क्या चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर न्यूक्लियॉन्स। तो कोई भी न्यूक्लियॉन होता है वो एक जो सिंगल न्यूक्लियॉन है वो अपने ऑर्बिट में जब मूव करता है, वो स्पिन करता है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कंप्लीटली उनसे इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो ये मॉडल है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ऑर्बिटल होता है ना, जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट हमने बनाया है उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी होगी, और जो एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है न्यूक्लियन की अदर न्यूक्लियन के साथ, वहाँ से हम उसको फाइंड आउट करते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी के, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो ऑर्बिट एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एवरेज होता है किसका, इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, जो इंट्रैक्शन के कारण जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये चीज़, तो यहाँ पे दो चीज़ें, जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो था, उसकी जो मूवमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है किसी और न्यूक्लियन के, और बट जो यहाँ पे जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एवरेज इफेक्ट होता है, ये क्या, एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी होती है अदर न्यूक्लियंस की, ठीक है, जो सभी न्यूक्लियॉन्स की। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि इस कंसेप्ट से जो बेसिकली जो मेन बात आती है ना, इस अजम्पशन से जो मेन बात आती है वो ये आती है, जो ये मॉडल है ना वो हम क्या मान सकते हैं, सिंगल पार्टिकल मॉडल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसे, सिंगल पार्टिकल मॉडल। कैसे, कि जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इस न्यूक्लियन की जो पोटेंशियल जो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, जो बाकी अदर जो पोटेंशियल इसका आएगा वो कहाँ से आएगा, इस न्यूक्लियन की जो अदर
न्यूक्लियर इंटरेक्शन विद जो अदर न्यूक्लियन के साथ जो इसकी इंटरेक्शन है वो इसका क्या बनाती है, पोटेंशियल बनाती है। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, सिंगल पार्टिकल मॉडल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे किसी एक न्यूक्लियन का चाहे वो प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, उसका जो पोटेंशियल होगा वो जो बाकी अदर न्यूक्लियंस होंगे उनके साथ जो इंटरेक्शन के कारण जो न्यूक्लियन आएगा वो। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए यहाँ जैसे सिंगल पार्टिकल मॉडल है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक तो ट्राई किया गया था इनफाइनाइट स्केयर पोटेंशियल। जैसे हम मान के चलते हैं ना कि पार्टिकल इन ए बॉक्स वाला जो एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल स्केयर पोटेंशियल की बात होती है उससे पहले ट्राई किया गया, बट इसके से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, और दूसरा ओनली ये सिर्फ ये 3 नंबर है, 3 मैजिक नंबर ही एक्सप्लेन कर पाता है ये वाला न्यूक्लियाई, और हायर न्यूक्लियाई के लिए ये वाले जो चीज़ है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो ट्राई किया गया था वो ट्राई किया गया था हार्मोनिक स्केयर, हार्मोनिक पोटेंशियल। फिर जो इसके बाद है हार्मोनिक पोटेंशियल को लेके इस मॉडल को सोल्व, ये काफ़ी हद तक जो है वो मतलब रिजल्ट्स देता है बहुत से न्यूक्लियाई के लिए, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए काफ़ी हद तक ये जो अपने रिजल्ट्स है वो ट्रू प्रूव होते हैं इस हार्मोनिक पोटेंशियल के थ्रू। तो हम हार्मोनिक पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो हार्मोनिक पोटेंशियल लिया गया, और पोटेंशियल जो था हार्मोनिक पोटेंशियल वो हमें पता है क्या होता है। जो हार्मोनिक पोटेंशियल है वो होता है वी आई इज इक्वल टू हाफ के ओमेगा एक्स स्क्वेयर, या फिर से आर स्क्वेयर भी आप लिख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के ओमेगा आर स्क्वेयर हार्मोनिक पोटेंशियल। और एक चीज़ ध्यान ये रखना, ये हार्मोनिक पोटेंशियल है ये 1D नहीं है, ये 3D पोटेंशियल है। जो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना ये 3D है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है। अब ये चीज़ हो गई, तो अब इसको जो बेसल फंक्शंस के थ्रू जो कि एन और एल की वैल्यू होती है, उन वैल्यूज़ के थ्रू इस पोटेंशियल के थ्रू, जैसे हम श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं ना, अपने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन के थ्रू ये पोटेंशियल लेके ये जो एच अपना होता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है जो हम क्वांटम में देखते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू ये पोटेंशियल लेके जब हम सोल्व करते हैं, तो हम इस पे नहीं जाएंगे किस तरीके से हम सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि बेसल फंक्शन लेते हैं जहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स लेके चलते हैं एन और एल, और जब इसको सोल्व करते हैं तो जो ए की वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है ये वाली, ये जो एनर्जी होती है वो मिलती है हमें, ठीक है। 3/2 को मैंने अलग क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3D पोटेंशियल है। क्या है ये 3D पोटेंशियल, जो पहले जो स्केयर पोटेंशियल है वहाँ पे एनर्जी लेवल्स ऐसे बनाते हैं हम, एक एनर्जी लेवल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बट अभी हमने इसे क्या मानना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मानना है। हार्मोनिक पोटेंशियल जब हम लेके चलते हैं इसको, तो हार्मोनिक पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से बनाते हैं ना, जैसे ये बनेगा, तो एक यहाँ पे ये एक इसका मिनिमम एनर्जी लेवल होगा, फिर इसके बाद, ठीक है। 3/2 क्यों लिखा, जैसे 1D में जो आता है वो आता है एनर्जी आती है वो हाफ आती है ना ऐसे, ठीक है। जब मैं इसे एक्स के लिखूँगा ये लिखूँगा, वाई के लिए लिखूँगा तो ये लिखूँगा, और जब जेड वाला फैक्टर लिखूँगा तो ये लिखूँगा, और जो ये टोटल एनर्जी है ये क्या आ जाएगी, हाफ और हाफ, ये क्या आ जाएगी, जब तीनों को जब मैं ऐड करूँगा एक्स वाई जेड, तो ये क्या बनता है अपना, इस तरीके से बनता है ये 3/2, ऐसे बनता है ना 3/2, और ये आपका क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी है वो इसकी क्या होती है 3/2 एच कट ओमेगा होती है, ये वाली जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है।
एच का टर्म होगा। तो इसी तरीके से इसको हमने अलग लिखा है 3/2 को, और ये जो टोटल है यहाँ पे ये एक अपना कांस्टेंट बनाएगा जिसे मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो ये e है अपना वो यहाँ से क्या बन जाता है n + 3/2 h ओमेगा, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, और जो ये L है ना ये देता है हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देता है। जो L की वैल्यू है वो अपनी क्या होती है यहाँ पे 0 1 2 3 ये रहती है ना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं वो, ठीक है। जो 0 के लिए जो हम सेल लिखते हैं वो S लिखते हैं, इसके लिए P लिखेंगे, इसके लिए हम D लिखेंगे, इसके लिए हम F लिखेंगे, ये H आएगा और ये G आएगा, ऐसे आता है ना अपना E F G H, ठीक है, ये G और ये H आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे है ना जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होती है 1 2 3 4 5 ये होगी, ठीक है। ये जो n की वैल्यू है n यहाँ पे अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता, जो n है यहाँ पे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। जैसे हम वहाँ लिखते हैं ना कि जो L है वो अपना क्या होता है 0 to n-1 होता है, ये जब हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में लिखते हैं तो वहाँ पे जो n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जबकि यहाँ पे जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नहीं है। तो L के 0 के लिए जो n बराबर 1 2 3 होता है, जो L बराबर 0 है, यहाँ पे तो L बराबर 0 है तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 2 3 4 5 हो सकती है, और L बराबर 1 है इसके लिए भी ये वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 हो सकती है, और L बराबर 2 है इसके लिए भी ये वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान, ये सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कि फर्स्ट वो चीज़ नहीं है, सॉरी ये मतलब वो, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो n है वो यहाँ पे जो हम डिफाइन करते हैं, तो l के साथ हम कितनी कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ है वो ले सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये अपना फंक्शन बन गया क्या, ठीक है। तो ये जो e है तो e की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी n + 3/2 h ओमेगा। तो n की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है, जैसे ये एक तरीके से हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ जब 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हम लिखते हैं तो उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं ये वैल्यू, क्योंकि हम हार्मोनिक पोटेंशियल लेके चले हैं, तो ये वाला जो सम है वो क्या होता है आपका n होता है, और ये जो Vx की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 1 2 3, Vy की वैल्यू भी क्या होती है 0 1 2 3, और Vz की भी वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं तो हम जहाँ पे ये जो तीनों वैल्यूज़ है वो पहले 0 0 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो कोई इसमें से कोई एक यदि 1 है तो हम ये 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये वैल्यूज़ है जो n की वैल्यू है वो क्या रहती है 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ है वो n के लिए ये वैल्यूज़ है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है हम वो ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से जो ये वैल्यूज़ है वो आ सकती हैं, ठीक है। ये हमने पोटेंशियल बना लिया हार्मोनिक पोटेंशियल। तो ये हार्मोनिक पोटेंशियल जो सबसे पहले ये बनाते हैं जहाँ पे n बराबर यदि 0 लिखते हैं तो 0 रखेंगे तो सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है वो कितना आएगा 3/2 h ओमेगा ये आएगा। तो ये 3/2 0 कब हो सकता है वो चीज़ देखते हैं कि n है 2n + l-2 है, तो n 0 कब हो सकता है, n के 0 होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं। एक तो l बराबर 0 हो, यानी कि 2 - 2 हो तभी तो होगा ना 0, और n बराबर आपका क्या आना चाहिए मिनिमम 1 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो n की वैल्यू वो 0 पॉसिबल नहीं होगी, तो n की मिनिमम वैल्यू वो कितनी आती है 1 आती है,
ठीक है, एल बराबर 0 लेके चलते हैं तो एन की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये जब एन बराबर 1 और एल बराबर 0 रखते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 - 2 0। तो 0 के लिए अच्छा, तो एल बराबर 0 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को। तो ये का आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे 1s लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम 1s लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरा केस क्या आएगा, जब हम n बराबर 1 लेके चलेंगे, तो n बराबर 1 लेके चलते हैं, तो n बराबर 1 लेके चलेंगे तो 1 + 3/2 ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। और ये 5/2 है वो किसके लिए आएगा, देखो n की वैल्यू 1 कब हो सकती है, n की वैल्यू 1 कब हो सकती है, n की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, 1 लेनी है हमें। तो जब l बराबर आपका क्या हो, 1 हो, और ये भी क्या हो, 1 हो। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब l बराबर 1 और n बराबर 1 है, सिर्फ वही पॉसिबिलिटी बनेगी। ये 2 + 2 - 2, तो ये आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तभी यही पॉसिबिलिटी है एकमात्र, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो सेकंड सेल है वो क्या हो जाएगा, जब l बराबर 1 है, तो l बराबर 1 का मतलब वो क्या है, p है। तो मैं इसे लिख देता हूँ 1p लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल लिख लो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, जब हम जहाँ पे n बराबर है वो 2 लेके चलेंगे, तो n बराबर 2 के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है वो देखते हैं। तो n बराबर 2 के लिए पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी आएगी, 2 + 3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2। तो थर्ड लेवल है वो क्या बनेगा, 7/2 बनेगा, ये थर्ड लेवल है वो 7/2। तो n बराबर 2 है वो कब का पॉसिबल है, तो उसके लिए हम वैल्यू देखते हैं कब पॉसिबल है, जब ये टोटल वैल्यू कितनी आए, 4 आए। तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा ना, तो ये तो कांस्टेंट है 2। तो ये वैल्यू टोटल 4 कब बन सकती है, ये वैल्यू टोटल 4 है वो कब बन सकती है, वो बन सकती है पहला, जब n बराबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, और l बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ये 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो एक वैल्यू तो ये हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके लिए क्या है, ये 4 कब बन सकते हैं, इसकी वैल्यू 4 कब बनेगी, तो एक तो वैल्यू ये होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनेगी, जब n बराबर 1 हो जाए और l बराबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्योंकि ये 2 + 2 4 बन जाएगा। तो n बराबर 1 और l बराबर 2 आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2 - 2 कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। तो हमारे पास ये 2 सेल कौन कौन से बन गए, ये 2 l बराबर 0 है तो s, और ये 1 और l बराबर है 2, तो ये क्या बन जाएगा, d। तो इस केस में अपने पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, कौन कौन सी, 1d एंड 2s, 1d और 2s बन गया। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम वैल्यू लेके चलते हैं 3 वैल्यू लेके चलते हैं इसकी। जब 3 लेके चलेंगे तब क्या आएगा, जब n बराबर 3 + 3/2 लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9/2। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या आएगा, 9/2 h आएगा। तो इसके देखते हैं डिजेनेसी क्या क्या आती है। तो n बराबर 3 कब पॉसिबल है, यानी कि ये तो टोटल वैल्यू वो 3 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये वैल्यू 5 है, ये 2 है, तो 5 - 2 बराबर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। यानी कि 2n + l है वो 5 कब कब हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि 4 + 1, तो ये तो 2 × मल्टीप्लाई, तो ये तो रहेगा even। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 + 3, 0 तो ले नहीं सकते इसे, वरना 0 + 5 लिख देते। यही पॉसिबिलिटी होगी ना कि 4 + 1 और 2 + 3। तो 4 + 1 कब बनेगा, जब n बराबर क्या हो, 2 हो,
और एल बराबर क्या हो 1 हो। एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, जब n बराबर 1, 2 इंटू 1 2 और l बराबर क्या आ जाए 3 आ जाए, तब ये वैल्यू क्या आएगी 3 3 आएगी। तो ये तो बन गया आपका 2p, ये क्या बन गया 1 3, डी के बाद क्या आएगा एफ आएगा, तो ये बन गया आपका 1f। और कोई पॉसिबिलिटी आई थिंक नहीं बनती, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 1f और 2p, ठीक है। और फिर इससे जो अपर लेवल में जाएंगे वो अपना अपर लेवल क्या बनेगा, जहाँ पे हम n बराबर क्या लेके चलेंगे 4 लेके चलेंगे। तो n बराबर 4 के लिए वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो 4 + 3/2 11/2। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है वो क्या आएगा 11/2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 यानी कि 2n + l - 2 बराबर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। और ये 4 कब आएगा, ये 4 आएगा जब हम इसे, ये वैल्यू क्या है 6 - 2 बराबर क्या है 4। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 6 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। और ये वैल्यू 6 कब हो सकती है, जब देखो 2n + 1 है वो 6 कब हो सकता है, l 6 होना चाहिए। तो ये तो इवन रहेगा, तो पहला केस आपका क्या बन सकता है 6 + 0, एक केस तो ये बन सकता है। और एक केस क्या बन सकता है 4 + 2 भी 6 होता है, और 2 + 4 भी क्या होता है 6, क्योंकि ये वाली टर्म तो इवन रहेगी। तो 6 + 0 4 + 2 और 2 + 4। तो यहाँ से यदि हम बनाते हैं तो ये 6 कब आएगा, जब n की वैल्यू कितनी हो जाए 2 × 3, तो n 3 और l क्या है आपका 0 है। एक केस तो ये बन गया n 3 और l 0। दूसरा केस क्या बनेगा 2 × 2 4, तो n = 2 और l = 2। और दूसरा 2 आएगा जब 2 × 1 होगा, तो n = 1 और l = 4। तो ये तीन केस क्या बनते हैं 3s हो जाएगा, ये l 0 है, l = 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। और l = 4 कब आता है आपका g के लिए, क्या आएगा ये आएगा 1g। तो इसकी जो डीजेनरेसी है वो कितनी आ जाएगी 3 आएगी। वो डीजेनरेसी क्या है 1g 2d और 3s, ठीक है। तो इसी तरीके से अपर भी हम लेवल बना सकते हैं और डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद। तो अब ये इतनी वैल्यू जब हम डिस्कस करेंगे तब क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब देखो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आते हैं हमें पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 × 2l + 1 होता है। यदि l की टर्म में बात करें तो ये होता है, और j की टर्म में बात करें तो 2j + 1 होता है। तो s बराबर 0 होगा, l बराबर 0 होगा किसके लिए s के लिए। तो s के अंदर कितने आ सकते हैं 2 पार्टिकल्स आ सकते हैं s के अंदर। इसी तरीके से p के लिए l बराबर 1 आएगा, तो ये 2 + 1 3 3 × 2 6 आ जाएगा। और d के लिए l बराबर 2 आएगा, तो ये कितने पार्टिकल्स आएंगे 10 आएंगे। इसी तरीके से f के अंदर कितने पार्टिकल्स पॉसिबल है 14 पॉसिबल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस सेल में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, s है तो 2 आएंगे, p है तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, d है 1d 2s है तो 1d 2s है, तो d के अंदर कितने आएंगे 10 आएंगे, और s के अंदर कितने आएंगे 2 आएंगे। f के अंदर कितने आएंगे 14 आएंगे, और इसके अंदर कितने आएंगे 6 आएंगे। p के 6 और यहाँ पे g के कितने आ जाएंगे 18, d के 10 और ये 12। तो ये एक एक एनर्जी लेवल बन रहा है। तो यहाँ से देखो जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब फिल करने लगते हैं यहाँ से, तो मैजिक नंबर वो किस तरीके से आएगा अपना, किस तरीके से आएगा देखो। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ तक कितने पार्टिकल फिल हो गए 2 हो गए, तो ये एक सेल बन गया। फिर 6 और ऐड हो गए, 2 यहाँ पे आ गए और 6 यहाँ पे आ गए, तो ये 2 + 6 कितने हो गए 8 हो गए। वो भी अपना एक मैजिक नंबर होता है, ये भी एक मैजिक नंबर होता है। फिर नेक्स्ट लेवल में 10 + 2 कितने आ गए, जब पार्टिकल यहाँ पे फिल करूँगा तो कितने आ जाएंगे 20।
ठीक है। और फिर जो इससे नेक्स्ट है वो कितना आएगा, 40 आएगा। बस यहीं पे दिक्कत हो गई, यहीं पे दिक्कत हो गई है कि 2, 8, 20 ये 3 पार्टिकल्स सही है, 3 मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसके आगे जब आने के बाद 50 जो है वो मैजिक नंबर है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है यहाँ से। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से हमारे पास कितने बन गए, 2, 8, 20 ये जो मैजिक नंबर्स है वो एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसके आगे वाले जो मैजिक नंबर है वो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से नहीं एक्सप्लेन हो रहे। तो यह चलो ठीक है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको यहाँ पे तक एक्सप्लेन कर दिया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के थ्रू एक सही है, अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल गई। ये वाले मैजिक नंबर है वो यहाँ से एक्सप्लेन हो रहे हैं 2, 8, 20 तक। फिर इसके बाद जो 40 इससे पहले 28 आना चाहिए था और फिर आपका 50 आना चाहिए था, वो चीज़ है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो इसी के चलते यहाँ पे क्या किया गया, जो हार्मोनिक पोटेंशियल है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म जो है इंट्रैक्शन टर्म है वो ऐड की जाती है पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका आता है उसमें क्या मानते हैं हम, एक इंट्रैक्शन पोटेंशियल है वो लेके चलते हैं हम। और जो इंट्रैक्शन पोटेंशियल है वो आपका क्या होता है, वो जो L और S की जो कपलिंग होती है उस चीज़ को लेके चलते हैं। जो पोटेंशियल के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म है वो ऐड की जाती है जिसे हम बोलते हैं LS कपलिंग वाली। और जो पोटेंशियल अपना है वो एक्चुअल पोटेंशियल है वो क्या आता है, वो ये वाला पोटेंशियल आएगा। ठीक है, जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो ये वाला पोटेंशियल यहाँ से ऐड किया गया इसके अंदर, जो LS कपलिंग के कारण जो पोटेंशियल में जो डिक्रीज आता है वो। और जो इसकी जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या आती है, इससे कोरेस्पोंडिंग तो एनर्जी ये थी अपनी H ओमेगा, जिसे हम क्या लिख रहे थे n+3/2 H ओमेगा लिख रहे थे। और फिर जो इसके कोरेस्पोंडिंग में जो वैल्यू आती है जिसे हम x ये FR की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और दूसरी इसकी LS की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो। ठीक है, तो LS की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू होती है, जो हम थोड़ा सा क्वांटम ऑपरेटर्स के थ्रू देखते हैं। जो एवरेज वैल्यू इसकी आती है जिसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक्चुअल एनर्जी है वो ये आती है। तो इसके अंदर ये वाली जो टर्म है वो एक्स्ट्रा आती है, वैल्यू आती है यहाँ पे अपने पास प्लस माइनस साइन, एक साइन आएगा अपने पास। इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्या आएगा, एक प्लस माइनस साइन आएगा। तो हम जब ये वाला जो पोटेंशियल है वो जब लेके चलते हैं तो इस पोटेंशियल को लेके चलने से जो एनर्जी जो इसकी आती है वो एनर्जी आती है, एक तो इसके कोरेस्पोंडिंग में जो एनर्जी थी अपनी H ओमेगा, जो सिंपल पोटेंशियल था जहाँ पे हम ये इंटरेक्शन टर्म नहीं कर रहे थे। और इस इंटरेक्शन टर्म के कारण जो एनर्जी आती है वो 2 एनर्जी स्टेट मिलती है हमें प्लस माइनस करके। तो इससे क्या होता है, जो LS के जैसे हम कपलिंग की बात करते हैं वो 2 वैल्यू किस तरीके से आती है। जैसे हम LS की बात करते हैं तो S बराबर जब हम हाफ करते हैं तो इसके कोरेस्पोंडिंग में हमारे पास 2 स्टेट आती है, एक तो प्लस हाफ की स्टेट और एक आती है माइनस हाफ की स्टेट। तो ईच S के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती है। तो उन 2 के कारण जो ये वैल्यू है E की वैल्यू है वो 2 में स्प्लिट हो जाएगी। एक तो कोरेस्पोंडिंग किसके जाएगी, L+½ के, और दूसरा किसके कोरेस्पोंडिंग जाएगी, एक L+½ के कोरेस्पोंडिंग में वैल्यू आएगी और एक आएगी L-½ के कोरेस्पोंडिंग में जो वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से ये चीज़ देखते हैं किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे अपना ये जो माइनस साइन है वो अभी हम इसे माइनस साइन को ही लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि जो ये वैल्यू है वो
ये चीज़ होगी अपनी कि एक वैल्यू एल प्लस हाफ की कोरेस्पॉन्डिंग में आएगी और दूसरी वैल्यूज़ है वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग में आएगी, एल माइनस हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग में आएगी। तो हम ये चीज़ अभी हम देखेंगे जो ये वैल्यूज़ है वो किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक माइनस साइन है इसके कारण ये माइनस प्लस माइनस आती है वैल्यू। ठीक है, तो दो स्टेट आएगी, एक स्टेट में एल प्लस हाफ की कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट आएगी और एक आएगी एल माइनस हाफ की कोरेस्पॉन्डिंग में। तो जो ये वाली जो एनर्जी स्टेट है वो दो में स्प्लिट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से ये एनर्जी है वो स्प्लिट होती है।